हां, क्यों नहीं हो रही हैं? उसके दो कारण हैं। पहला सबसे स्पष्ट कारण है कि आपके देश में आपको काम करने के लिए 14-15% के इंटरेस्ट पर लोन लेना पड़ता और मल्टीनेशनल कंपनियों को काम करने के लिए 3-4% पर लोन मिल जाता है। सबसे बड़ा कारण है कि आपके देश में इंटरेस्ट के रेट दुनिया में सबसे ऊंचे हैं इस समय भी। सबसे बड़ा कारण यह है। अब आप उससे तुलना कर लीजिए अपनी कि कोई कंपनी आई है, उसको 3% इंटरेस्ट पे $100 बिलियन मिलेगा और आपको 15% के इंटरेस्ट पे अगर $1 बिलियन भी मिलेगा, तो आप कल्पना कर लीजिए कि आप दौड़ेंगे कैसे। एक बात। दूसरी बात, हर मल्टीनेशनल के सपोर्ट में उनके देशों की सरकारें खड़ी हुई हैं। दुर्भाग्य से ये हमारे देश में नहीं है। आपको मैं बता दूं, एक छोटा सा केस हुआ एनरॉन का, पूरी अमेरिकन गवर्नमेंट हिंदुस्तान में खड़ी हो गई आके। जैसे ही यहां यह हुआ कि एनरॉन का एग्रीमेंट कैंसिल किया जाएगा, अमेरिका का ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, अमेरिका का कॉमर्स सेक्रेटरी, अमेरिका का फॉरेन ट्रेड सेक्रेटरी सब हिंदुस्तान में आके हाजिर हो गए। सिर्फ एक एनरॉन, और एनरॉन प्राइवेट कंपनी है, अमेरिकन पब्लिक सेक्टर की कंपनी नहीं है। तो अमेरिका की एक कंपनी के लिए पूरी गवर्नमेंट खड़ी है प्रोटेक्शन के लिए। आपके देश में ऐसा नहीं है। और तीसरा एक और कारण है कि हर मल्टीनेशनल कंपनी को उनकी पॉलिसीज बनाने में आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक के तमाम अधिकारियों की मदद मिलती है। या इसको ऐसे कहूं मैं कि मल्टीनेशनल के लोग आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक में भी हैं और उनके लोग मल्टीनेशनल्स में भी हैं। म्यूचुअल हर इंफॉर्मेशन उनको मिलती रहे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, आईएमएफ को पता था कि हिंदुस्तान में 1 जुलाई 1991 को 23% डिवेल्युएशन होगा। यह खबर उन्होंने 3 दिन पहले अपनी तमाम कंपनियों को बता दी। तो उन्होंने हिंदुस्तान में क्या किया, डॉलर उठा लिया मार्केट से और 2 जुलाई को वही डॉलर लेके आए आपके मार्केट में फिर। तो हर एक डॉलर पे उन्होंने 23% का मुनाफा कमाया। ये वो करते, इनकी तुरंत सूचना उन कंपनियों को मिल जाती है। ये सुविधाएं आपके देश में नहीं है आपकी कंपनियों को। तो इसलिए आपके देश की कंपनियां वैसी बन नहीं पाई, बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं हो पाई। उसके ये 3 बड़े कारण हैं। छोटे छोटे और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये 3 मुख्य कारण हैं। जी जी, यदि ये कारण दूर करने के लिए ज्यादा एफर्ट किए गए, बिल्कुल करने चाहिए। मैं तो मानता हूं, मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि दुनिया में बिना प्रोटेक्शन के कोई भी ट्रेड जिंदा नहीं रहता। तो हमको भी प्रोटेक्शन देना पड़ेगा हम अपने उन सेक्टर्स को जो अभी भी अमेरिका की कंपनियों के समकक्ष नहीं है। और आपने ही कहा अपने उदाहरण में कि एक कंपनी आए जिसका टोटल ट्रेड जो है आपके सरकार के बजट से ज्यादा हो, तो उसके साथ आप कॉम्पीट कैसे करेंगे? तो जहां पर आपका ट्रेडिंग सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग का या आपकी एंटरप्रेन्योरशिप अभी डेवलप हो रही है, वहां प्रोटेक्शन देना ही पड़ेगा। और जहां पे हो चुकी है वहां प्रोटेक्शन देने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना प्रोटेक्शन के दुनिया में कोई भी ट्रेड नहीं चलता। हर देश में यही हुआ है, हमको भी करना पड़ेगा। राजीव जी, बहुत लोगों का मानना है कि अगर मल्टीनेशनल इस देश में नहीं आएंगे तो टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ नहीं होगा। हाँ, इसमें बस 1 मिनट में जवाब दे दूं क्योंकि मुझे एक दूसरे व्याख्यान के लिए जाना है। टेक्नोलॉजी का जितना डेवलपमेंट होता है वो अपने लेवल पे होता है। कोई भी मल्टीनेशनल आपको टेक्नोलॉजी नहीं देता। जैसे मैं उदाहरण आपको दूं, हमारे देश में क्रायोजेनिक इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। हमने 3 मल्टीनेशनल को अप्रोच किया। राजीव गांधी अमेरिका गए, एग्रीमेंट साइन करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका ने साफ मना कर दिया। हमारे पास सुपर कंप्यूटर नहीं था एक जमाने में। राजीव गांधी ने अप्रोच किया, अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया। फिर जो सुपर कंप्यूटर हमको अमेरिका से नहीं मिला, उसके लिए फिर रूस की कोशिश, रूस ने भी मना कर दिया। क्रायोजेनिक इंजन देने की बात रूस ने मान ली, लेकिन सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया। फिर क्या हुआ, वो लौट के आए, हिंदुस्तान में मीटिंग हुई, साइंटिस्टों ने कहा कि मायूस मत होइए, आप एक प्रोजेक्ट बनाइए और हमको काम करने की खुली छूट दीजिए। उन्हीं हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने 3 साल के अंदर क्रायोजेनिक इंजन बना लिया। और शायद इस साल आप देखेंगे कि हमारे जो सैटेलाइट छोड़े जाएंगे वो हमारे बनाए हुए क्रायोजेनिक इंजन के होंगे। और आज मुझे इस बात में गर्व है क्योंकि मैं टेलीकम्युनिकेशन में काम करने वाला आदमी रहा। हिंदुस्तान में 100% इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से सैटेलाइट्स बन रहे हैं। कोई मल्टीनेशनल नहीं आया। हमारे यहां 250 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर की मार करने वाली मिसाइल्स बनाई हैं। डॉक्टर एपीजे कलाम जैसे लोगों के मेहनत, उनका परिणाम है। तो हमारे देश में वैज्ञानिकों की एक बड़ी फौज है, 60,000 वैज्ञानिक हैं। दुनिया में इतने वैज्ञानिक शायद ही किसी देश के पास होंगे। उनको अगर ठीक से हम लगा सकें तो टेक्नोलॉजी में हमारे देश में कोई कमी नहीं होने वाली।
टेक्नोलॉजी का एक पर्सपेक्टिव हमको डेवलप करना पड़ेगा। वो नहीं हो पाया आजादी के बाद। तो हमारे पास इंजीनियर्स बहुत हैं, साइंटिस्ट बहुत हैं, ट्रेंड हमारे पास लोग बहुत हैं, स्किल्ड मैन पावर बहुत है। वो जो चला जाता है देश के बाहर, उसको रोककर जो हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, और एवरी ईयर हम $20 बिलियन का लॉस कर रहे हैं ब्रेन ड्रेन में। हमारे यहां इंजीनियर तैयार होता है 5-6 लाख रुपए में IIT में और चला जाता है अमेरिका। हमारे यहां डॉक्टर तैयार होता है 8-10 लाख रुपए में, चला जाता है कनाडा। तो ये जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, इसको रोकना पड़ेगा, और इसके लिए मुझे लगता है बहुत सख्ती के साथ एक नीति बनानी पड़ेगी जो जापान में है। जापान में एक पॉलिसी है कि आप अगर जापान में अध्ययन कर रहे हैं और उच्च शिक्षा ले रहे हैं, आप विदेश जाइए अध्ययन करने के लिए, वापस लौट के जापान में आना ही पड़ता है और काम अपने देश के लिए ही करना पड़ता है। वो पॉलिसी हमको बनानी ही पड़ेगी अपने देश में। तो वो पॉलिसी बने और एक नेशनल मोबिलाइजेशन हो। तो टेक्नोलॉजी में हम किसी से पीछे नहीं है। हमने सुपर कंप्यूटर बनाया है और एक नहीं 14 हैं अब हमारे पास। और आज दुनिया में ना सिर्फ सॉफ्टवेयर बल्कि हार्डवेयर में हम दुनिया में बेस्ट कंप्यूटर और बेस्ट प्रोग्राम्स एक्सपोर्ट करने की स्थिति में हैं, बशर्ते की प्रोटेक्शन मिले, तब ये हम कर सकते हैं। तो ये संभव है इस देश में। ब्रेन हमारे पास है, दिमाग हमारे पास है, एक स्पिरिट की जरूरत है।